नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। खुद के बुने जाल में फंसी टीम भारत, हेड की पारी से ऑस्ट्रेलिया छठी बार विश्व चैंपियन बनी। और धीमे पिच पर पूरी तरह फैल हुई रोहित की टीम। आईसीसी ट्रॉफी को लेकर भारत का सूखा जारी है। और आप देखें 6 बार सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया ने वनडे विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम की है अभी तक। टीम भारत 2 बार रही विजेता। और आप देखिए 765 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने कोहली। इस टूर्नामेंट में पहली बार जब किसी खिलाड़ी ने 700 से अधिक रन बनाए हैं। और कहां चूकी है भारत, तो अच्छी शुरुआत के बाद रोहित खराब शॉट खेलकर विकेट दे गए। इसके बाद बल्लेबाजी दबाव में आ गई और विराट और राहुल ने लड़खड़ाती पारी को संभाला, लेकिन इस दौरान आप देखिए रन बेहद धीमी गति से बने और सूर्य कुमार यादव रन बनाने के लिए जूझते दिखे, और जिससे अंतिम ओवर में आप देखिए तेजी से रन नहीं बना सके। और फाइनल में भारतीय टीम का क्षेत्ररक्षण भी औसत दिखा। राहुल विकेट के पीछे भारी दबाव में दिखे। गेंदबाजों ने शुरुआत में 3 विकेट लेकर दबाव बनाया, लेकिन हेड लाउसेन की जोड़ी ने को परेशान नहीं कर पाए। और हमारे यहाँ देखिए क्या है कि दबाव में जब या तो देखिए सभी खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं। अभी तक आपने देखा होगा जितने भी मैच हुए सभी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। और जब दबाव झेलते हैं तो सभी झेलते हैं, यानी कि सामूहिक रूप से ये दबाव में आ जाते हैं। और देखिए अगर हम लोग विश्व क्रिकेट कप की बात करें तो जिसे आधिकारिक तौर पर आप लोग आईसीसी पुरुष विश्व कप कहते हैं, पहली बार 1975 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। और उसमें आप देखेंगे कि कौन जीता था, वेस्ट इंडीज जीता था, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर रहा था। भारत ने 1983 में जीता था और इंग्लैंड में जो हुआ था वेस्ट इंडीज को हराकर। फिर आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने 1987 में जीता था इंग्लैंड को हराकर, और 1992 में पाकिस्तान ने जीता था इंग्लैंड को हराकर। 1996 में श्रीलंका ने जीता था ऑस्ट्रेलिया को हराकर। 2011 में भी भारत ने जीता था श्रीलंका को हराकर। और आप देखेंगे कि 2019 में इंग्लैंड ने जीता था न्यूजीलैंड को हराकर, और 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता है भारत को हराकर। ये भारत में हुआ था, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा इसमें। और आप देखिए कांग्रेस नेता एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हुए हैं। मोदी करें वर्ल्ड कप फाइनल के दिन राजस्थान की चुनावी सभा में क्रिकेट के मूड में देखे पीएम। और प्रधानमंत्री साहब गए हुए थे ना, पता है आपको, देखने। साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाए बैंक। वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अपनी डिजिटल संचालन से संबंधित प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने को कहा। और मंत्रालय ने यूको बैंकों की हालिया घटनाक्रम के मद्देनजर यह निर्देश दिया। इसमें साइबर सुरक्षा मजबूत करने को कहा गया। और एक बात आप लोग जान लीजिए कि आप देखेंगे कि आजकल काफी फ्रॉड हो रहा है, साइबर सुरक्षा में सेंध लग रही है, तो उसी की चिंता जताई रही। आर्थिकी के $4 ट्रिलियन होने की चर्चा। अरबपति कारोबारी गौतम अडानी, 2 केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को भारतीय अर्थव्यवस्था के $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार करने की सराहना की है। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है इसकी। ये आप देखिए बंधकों की रिहाई की उम्मीद, लेकिन गाजा में लड़ाई तेज हुई है। ये इजराइल और गाजा में जो चल रहा है ना, उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए बचाव अभियान ने पकड़ी रफ्तार, 6 स्थानों पर चल रहा है काम। ये उत्तराखंड में जो आप देखिए सिरेमिक फंसे हुए हैं ना, उसी की उन्हें निकालने की बात हो रही है। और केंद्रीय नितिन गडकरी रविवार को उत्तरकाशी पहुंचे और ब्रह्माखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्वारा में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए चलाया जा रहा है। ये अगर आप लोग देख रहे हैं तो उत्तराखंड की बात हो रही है। ये आपको उत्तराखंड देखने को मिल जाएगा। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड को। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है, नेपाल से लगती है, राज्यों में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती है। 9 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके। यहाँ के आप देखिए राज्यपाल की बात करें तो गुरमीत सिंह है और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उत्तराखंड। ये क्या जेल में बंद व्यक्ति बना रह सकता है मंत्री? सुप्रीम कोर्ट में फिर यह सवाल पहुंचा कि क्या गिरफ्तार हुआ या जेल में बंद व्यक्ति मंत्री बना रह सकता है। इस पर बार मामला मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी द्वारा गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री पी सिथिल बालाजी को मंत्री पद से हटाने की मांग का पहुंचा है। और देखिए अभी अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम दिल्ली का जो सरकार है मुख्यमंत्री बनते हुए जेल से भी चलाएंगे सरकार।
तो एक सवाल और आप लोगों के द्वारा पूछा जा रहा था, क्या इस तरह का कोई प्रावधान है कि जेल में बैठकर आप देखेंगे मुख्यमंत्री बनकर चलाते रहे? देखिए, कोई इस तरह का कानून नहीं है कि आप अगर जेल जाते हैं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन एक तरह से आप देखिए मान्यता है कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए परंपरा बन चुकी है। क्योंकि अभी तक आप देखिए जयललिता का मामला हो या फिर आप देखिए कि उमा भारती का मामला हो, इन्हें जेल, लालू प्रसाद यादव का, इन्हें जैसे ही आप देखिए जांच इन पर बैठी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब देखिए अरविंद केजरीवाल का क्या होता है। लेकिन याद रखिए, कानून संविधान में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई जेल जाता है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। हलाल प्रमाण पत्र जारी करने वालों से लैब ब्यौरा तलब किया गया। हलाल प्रमाण पत्र जारी करने वाली कंपनियों की जांच के लिए यूपी पुलिस सक्रिय है। पुलिस ने प्रमाण पत्र जारी करने को वाले हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई जमीयत उलेमा हिंद, हलाला काउंसिल व अन्य को नोटिस जारी कर उत्पादों के लैब परीक्षण का ब्यौरा मांगा है। और देखिए, हलाल सर्टिफिकेट लग जाता है तो मुस्लिम मानते हैं कि आप देखते हैं मुस्लिम धर्म में कि ये सही प्रोडक्ट है। ठीक है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी को चुनाव लड़ने की नहीं मिली इजाजत। ये आप देखते हैं कि बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं। ये बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा लगती 5 राज्यों की हमारी। आज से गोवा में इफ्फी का आगाज। दुनिया के सबसे बड़े फिल्म और सांस्कृतिक समारोह में सोमवार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 54वें संस्करण की शुरुआत सोमवार को गोवा में होगी। और आप देखिए 20 से 28 नवंबर तक चलने वाले इस समारोह में विभिन्न खंडों में 250 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। चलिए गोवा चलते हैं, क्योंकि आप लोग भी गोवा जाने की इच्छा जताते रहते हैं। देखिए ये है गोवा, पणजी इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आप देखिए कि महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगती है। आप देखेंगे कि 1961 में इसे केंद्र शासित प्रदेश यानी कि संघ में भारत में शामिल किया गया था। और आप देखिए 30 मई 1987 में से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, राज्य के रूप में गठन हो गया था। और PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं, प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 3702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या गोवा। भारत आ रहे हैं जहाज पर हाउती का कब्जा। यमन के बड़े इलाके पर कब्जा किए ईरान समर्थित हाउती विद्रोहियों ने लाल सागर में ब्रिटिश कंपनी के स्वामित्व वाले जापानी कंपनी द्वारा संचालित मालवाही जहाज पर कब्जा कर लिया। और पता चला कि यह जहाज तुर्की से भारत आ रहा था और जहाज के चालक दल के 25 सदस्यों को भी बंधक बना लिया गया है। अगर लाल सागर आप लोग देखना चाहें तो ये आप देखिए भूमध्य सागर है, ये आप देखिए अदन की खाड़ी आपको देखने को मिलेगा, ये लाल सागर आपको देखने को मिल जाएगा। IIT के सेंसर से प्रदूषण की होगी सघन निगरानी। प्रदूषित हवा के एयर सैड का बहाव किधर कहां पहुंचेगा, इसका भी हो सकेगा आप देखते हैं विश्लेषण। क्योंकि दिल्ली में तो आप देख रहे हैं कि सांस लेना दुश्वार हो जा रहा है हवा की वजह से। ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। स्कूल कर्मियों के वेतन मामले पर गठित करें उच्चाधिकार प्राप्त समिति। हाईकोर्ट का राय का सेंट्रल और जोनल स्तर पर किया जाएगा कमेटी का गठन। वेतन बकाया से जुड़ी विभिन्न कमियों की याचिका पर दिया आदेश, से आप देखेंगे। बाल अधिकारों के समर्थन में नीले रंग की रोशनी। आप देखिए विश्व बाल दिवस की पूर्व संध्या पर बाल अधिकारों के समर्थन के लिए नई दिल्ली स्थित शक्ति का प्रमुख केंद्र कहे जाने वाले नॉर्थ ब्लॉक को साउथ ब्लॉक में। चालू वित्त वर्ष में 90 RTI अपील पर शिकायतें निस्तारण हुई। मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया ने रविवार को कहा है कि चालू वित्त वर्ष में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील और शिकायत का निस्तारण दर 90% से अधिक रहा है। और आप देखते हैं कि सूचना RTI की बात हो रही है, जो आप लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन देखते हैं ना, जो उसी की। पाठ्यक्रम में वेदों को शामिल करने को 100 करोड़ रुपए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र ने इसके लिए अलग रखी है राशि। लक्ष्मी पुराण के संस्कृत अनुवाद विमोचन के मौके पर आप देखिए जानकारी दी गई है। भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आज होनी है। इसमें आप देखते हैं कि हमारे रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री भाग लेते हैं ना, ठीक है, और उनके भी आप देखिए रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भाग लेंगे। और बिल मंजूरी मामले में तमिलनाडु केरल की अपील पर सुनवाई आज होगी। विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल पर जानबूझकर देरी करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट इसे गंभीर चिंता का विषय बताते हुए केंद्र से मांगा था जवाब। एक बात और आपको बता दूं, देखिए राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है, और आप देखते हैं राज्यपाल किसके हिसाब से बनते हैं, केंद्र के हिसाब से बनते हैं। हकीकत की बात कर रहा हूं, भली वो संवैधानिक पद है। और आप देखते हैं कि आपने देखा होगा, अभी आप लोग कर्नाटक चले जाइए,
थावर चंद गहलोत वहाँ के राज्यपाल हैं, वो एक समय उनकी बायोग्राफी पढ़िए आप लोग, वो आप देखें बीजेपी के नेता थे। और ये कांग्रेस के समय में भी होता था, कांग्रेस के समय भी आप देखिए राज्यपालों का दुरुपयोग होता था। तो इस तरह के मामले होते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, ठीक है, तो कोई नई बात नहीं है। अदानी हिंडनबर्ग विवाद में सेबी के विरुद्ध अवमानना कार्रवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका, निर्धारित समय सीमा में जांच रिपोर्ट दाखिल नहीं करने का आरोप इस पर लग रहा है, सेबी पर। और सेबी की अगर हम बात करें तो किसकी बात हो रही है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। कोविड वॉरियर्स को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, पूर्व उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी ने डॉक्टरों व नर्सों को की एसोसिएशन के अध्यक्ष को प्रदान किया ये पुरस्कार। शांति सशक्तिकरण व विकास के लिए एजेंडा पुरस्कार 2022 नई दिल्ली में रविवार को इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती पर पूर्व उपराष्ट्रपति एम हमीद अंसारी ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व प्रेसिडेंट शरद कुमार अग्रवाल को प्रदान किया है। आप देखें, देख लीजिए यह पुरस्कार आप देखते हैं कि एक तरह से उनकी इस पुरस्कार में नर्स, पैरामेडिक और वर्कर को उनकी निस्वार्थ सेवा और अड़िग समर्पण और विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ रहने के लिए एक तरह से दिया गया है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे के किनारे बनेंगे 30 औद्योगिक गलियारे, औद्योगिक गलियारों के निर्माण पर करीब 7,000 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। परियोजना के लिए चिन्हित सभी 30 स्थलों से जुड़े 108 ग्रामों को प्रदेश सरकार की ओर से किया जा चुका है अधिसूचित। आगरा, लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गोरखपुर लिंक व गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे लगेंगे औद्योगिक गलियारों के लिए 5,801 हेक्टेयर से अधिक भूमि भी की गई चिन्हित। इसमें ये आप देख रहे हैं कि चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव, तो उन्हीं की बातें हो रही, आरोप प्रत्यारोप, खूब फ्री की रेवड़ी कह लीजिए, कल्याणकारी योजनाएं कह लीजिए, जो जो आपको कहना है सब वादे हो रहे हैं। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि ये चुनाव करवाता कौन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और आप देखिए एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था कहने का मतलब होता है कि संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत उसकी स्थापना की बात की गई है। और चुनाव आयोग की स्थापना 324 आर्टिकल को, अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से की गई है। उसके तहत 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे। और नई दिल्ली में आप देखेंगे इसका सचिवालय आपको देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट आने दीजिए, आप लोगों के लिए तो वही रहेगा। ये छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया पहला अर्घ्य। या आप देखिए छठ खासकर आप देखते हैं, वैसे तो भारत में पूरे में मनाई जाती है, लेकिन बिहार में आप देखते हैं काफी मनाई जाती है। त्रिपुरा विधानसभा पुराने विषयों पर प्रश्न पूछने की अनुमति न देने का कर रही है विचार। इसमें वायुसेना की क्षमताएं बढ़ाने में निजी उद्योग अहम भूमिका निभाएंगे, चौधरी साहब कह रहे हैं हमारे। ये भी देखने को मिलेगा। एक गौ सेवा और संरक्षण से आत्मनिर्भरता संघ पर्यावरण संरक्षण को मिल रही है गति। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज में कि मधौलिया गांव के गौ सदन में से 24 घंटे बिजली संग रोजगार भी सृजन हो रहा है। अच्छी पहल होती है इस तरह की अगर हो तो। ये सत्ता का सेमीफाइनल, 83 लोकसभा सीटें देश के 5 राज्यों में हैं जहां हो रहे हैं विधानसभा चुनाव। 34 राज्यसभा की सीटें हैं 5 चुनाव में राज्यों में। और 2024 लोकसभा चुनाव में तीसरे कार्यकाल के लिए जनादेश मांगेंगे प्रधानमंत्री मोदी साहब। एक बात और आप लोगों को जाननी चाहिए कि देखिए 2018 में जब चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान, कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन उसके कुछ समय के बाद आप देखिए कि जो लोकसभा के चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला था, उसमें लोकसभा में एक तरफा जीत मिली थी। तो ये अक्सर देखने को मिला है कि देखिए जो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव होते हैं लोकसभा के, वो अलग मुद्दों पर वोटर वोट डालते हैं, और राज्य स्तर के अलग होते हैं, ठीक है।
और जब आप देखते होंगे कि एक साथ चुनाव करवाने की बात होती है, वन नेशन वन इलेक्शन की, तो ये क्षेत्रीय पार्टियां विरोध करती है। इसका क्यों करती है? क्योंकि आप देखिए, अगर लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए तो मुद्दे कौन से हावी रहेंगे? राष्ट्रीय स्तर के। तो जो राष्ट्रीय पार्टी होगी उसे फायदा देखने को मिलेगा। ये आप देखिए 38वीं इंदिरा मैराथन में सेना की जसवंत और हरियाणा की रेनू चैंपियन रही हैं। ये 42.195 किलोमीटर की दौड़ सेना के धावकों का दबदबा है रहा। अब आप देखिए, ये संपादकीय पाठ है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाएंगे। एक सामान्य जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। अलग है धर्म और पंथ मजहब। ये आप देखिए, पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा कि शब्द का सम्यक ज्ञान एवं प्रयोग अभीष्ट की पूर्ति करता है। शब्द प्रयोग सम्यक ना होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय में रिलीजन यानी कि पंथ के पर्याय के रूप में धर्म शब्द के प्रयोग पर जनहित याचिका विचार विचरण में है। याचिका में रिलीजन शब्द की वास्तविक अर्थ का प्रयोग करने और आधिकारिक अभिलेखों में इस शब्द को धर्म के पर्याय के रूप में न करने के निर्देश की प्रार्थना है। जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि अभिलेखों में भी इसके सही उल्लेख की मांग की गई है। धर्म का अर्थ व्यापक है। सर्वोच्च न्यायपीठ ने हिंदू धर्म को भारत के लोगों को की जीवन शैली बताया था, और रिलीजन विश्वास और उपासना पद्धति है, और धर्म सर्वव्यापी जीवन शैली। लेकिन रिलीजन मत और मजहब को भी धर्म का पर्याय बताया जाता है। सभी पंथ धर्म कहे जाते हैं। इस्लाम और ईसाइयत पद का रिलीजन है, इन्हें भी धर्म कहा जाता है, और पंथ निरपेक्षता को धर्म निरपेक्षता कहा जाता है। सभी पंथों को, सभी धर्मों को एक समान बताया जाता है। रिलीजन मजहब एवं पंथ जबकि धर्म नहीं है। उक्त याचिका में स्कूली पाठ्यक्रम में धर्म और रिलीजन का विषय जोड़ने का आप देखते हैं कि अनुरोध भी है। और रिलीजन धर्म नहीं है। प्रत्येक रिलीजन एक आस्था और विश्वास है, एक ईश्वर, एक देवदूत और एक पवित्र पुस्तक। रिलीजन या मजहब की अपरिहार्यता है। रिलीजन मजहब को धर्म बताना अनुचित है। रिलीजन का अर्थ पंथ या संप्रदाय है। धर्म के निर्वाचन में बहुधा कठिनाइयां आती हैं। किसी रिलीजन या मजहब के विश्वासी को अपना परिचय देने में सुविधा है। ईसाई से पूछा जाए कि आप ईसाई क्यों हैं, तो संभव उत्तर मिलेगा कि वह प्रोफेट ईसा, एक ईश्वर और एक पवित्र पुस्तक बाइबल का अनुयायी है। ऐसे ही आप देखते हैं कि प्रश्न के उत्तर में इस्लाम अनुयायी कहेंगे कि वह एक ईश्वर, एक पैगंबर, एक पवित्र पुस्तक कुरान पर विश्वास करता है। धर्म के अनुयायी के पास इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं है। सनातन धर्मी सीधा उत्तर नहीं दे सकता है, और इसकी कोई एक पवित्र पुस्तक नहीं है। एक ईश्वर के साथ अनेक देवता हैं और सैकड़ों धार्मिक ग्रंथ हैं। धर्म को मानने वाला पृथ्वी, आकाश, नदी, वनस्पति सहित प्रकृति की सभी शक्तियों को देवता मानता है। विज्ञान की भाषा में कहें तो धर्म बहुकोषीय सामाजिक संरचना और रिलीजन मजहब एक कोषीय है। धर्म में आप देखिए बहुदेव उपासना, लेकिन परम सत्ता को एक जाना गया है। ऋग्वेद में कहा गया कि इंद्र, अग्नि, वरुण देवता है, लेकिन सत्य एक है। विद्वान उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि धर्म का अर्थ मजहब या रिलीजन से ज्यादा व्यापक है। और ये आप देखते हैं कि यह किसी वस्तु की भीतरी आंतरिक जीवन के विधान के अर्थ में आता है। इसके अंदर नैतिक विधान, सदाचार और आप देखिए मनुष्य की सारी जिम्मेदारियों और कर्तव्य आ जाते हैं। धर्म की स्थापना पर प्राचीन काल से ही प्रसन्न परंपरा, और लेकिन आप देखते हैं कि रिलीजन और मजहब की मान्यताओं पर बहस नहीं है। पंडित नेहरू ने लिखा है कि हम भिन्न रिलीजन से जुड़े मजहबी किताबों को किस नज़र से देखें। पंथिक विश्वासी लोगों का ख्याल है कि इनका ज्यादातर हिस्सा देवी प्रेरणा से प्राप्त हुआ है या नाजिल हुआ है। अगर हम इनकी जांच पड़ताल या नुक्ताचीनी करते हैं और उन्हें मनुष्यों की रची हुई बताते हैं तो कट्टर मजहबी इसका बुरा मानते हैं। दरअसल इस्लाम और अंग्रेजों के भारत आने और सत्ताधीश हो जाने तक उनका धर्म जैसी व्यापक धारणा से परिचय नहीं था। भारत के विद्वानों ने भी इस्लाम और ईसाइयत जैसी सांप्रदायिक संरचनाएं नहीं देखी थी। अंग्रेजी सत्ता के दौरान ही रिलीजन और मजहब को भी धर्म कहा जाने लगा, जबकि धर्म एक अलग सर्वव्यापी अवधारणा है और पंथिक संप्रदाय धर्म से भिन्न विचार है। गांधी जी ने कहा है कि हिंदू धर्म में जीसस के लिए पर्याप्त जगह है और मोहम्मद, जरथुस्त्र और मूसा के लिए भी पर्याप्त स्थान है। अनिश्वरवादी चारवाक दर्शन भी धर्म का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश गजेंद्र गड़कर ने
कहा था कि विश्व के सभी पंथों के विपरीत धर्म किसी एक पैगंबर का दावा नहीं करता, ना ही किसी एक देवता की उपासना करता है। यह किसी एक दार्शनिक अवधारणा को भी नहीं मानता है। उपासना की विशिष्ट पद्धतियों क्रियाओं को भी नहीं स्वीकार करता है। इसे एक जीवन पद्धति के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है। धर्म एक है और पंथिक संप्रदाय अनेक हैं। पृथ्वी आकाश प्रकृति की सारी शक्तियां धर्म आच्छादित है। और रिलीजन या फिर आप देखते हैं कि पंथ मजहब धर्म नहीं है, ये विश्वास है। धर्म सत्य धर्म है। धर्म पालन में असीम विवेक स्वतंत्रता है। और वैदिक पूर्वजों ने धर्म को समूची सूची का रस बताया। बृहदारण्य उपनिषद में धर्म को सभी भूतों का मधुसार बताया गया है। और धर्म में संसार है, संसार में धर्म है। धर्म संपूर्ण जगत का नियामक तत्व है। धर्म जगत की व्यवस्था है और प्रकृति संगत नियमों में गतिशील है। सूर्यास्त और सूर्योदय भी नियमानुसार धर्मानुसार उगते अस्त होते हैं। सदियां धर्मानुसार प्रवाहमान है और ग्रह नक्षत्र भी सुसंगत धार्मिक नियमों में गतिशील है। यह उनका धर्म है। जल का धर्म, रस ताप अग्नि का धर्म है। और धर्म में सभी तत्व समाहित हैं। मनुष्य का मनुष्य के प्रति व्यवहार, मनुष्य का प्रकृति के प्रति व्यवहार, मनुष्य का सभी जीवों के प्रति व्यवहार, मनुष्य का समष्टि के प्रति व्यवहार धार्मिक संहिता का ही भाग है। लोक मंगल धर्म का भी धर्म है। आप लोग कहते रहते हैं ना कि आप अपना धर्म निभाइए। धर्म वो हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म की बात नहीं होती है, कर्तव्य एक तरह से कह लीजिए। रिलीजन पथ और मजहब अनेक है, धर्म एक है। इसलिए सर्व धर्म संभाव उचित शब्द नहीं है, सर्व पंथ संभाव उचित है। धर्मांतरण अनुचित है और मतांतरण उचित है। सभी धर्मों में सांप्रदायिक सद्भाव की बात अनुचित है, सांप्रदायिकता सद्भाव नहीं होता है। और धर्म एक है, शाश्वत है, सनातन है। सभी धर्मों की एकता का शब्द प्रयोग गलत है। रिलीजन पंथ मजहब धर्म के पर्यायवाची नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र एवं राज्य को इस संदर्भ में अपनी राय देने के निर्देश दिए। विश्वास है कि इस प्रश्न का सम्यक निस्तारण होगा। लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं हृदय नारायण दीक्षित साहब के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये आभासी दुनिया में गुम होते रिश्ते, ये आप देखते हैं कि पिछले दिनों आई ग्लोबल स्टेट ऑफ सोशल कनेक्शन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में लगभग 4 में से 2 बालिग अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इस सर्वे में 140 से अधिक देशों के लोगों को शामिल किया गया है। कृष्णा और सुदामा की दोस्ती जग जाहिर है, पर पिछले कुछ वर्षों में भारत सहित समूची दुनिया में दोस्ती की मंदी यानी कि सच्चे दोस्तों की कमी की समस्या से जूझ रही है। और हर रिश्ते में आप देखिए कमी देखी जा रही है। काफी संख्या में लोग अब यह स्वीकार कर रहे हैं कि उनके पास ऐसे दोस्तों की कमी है जिनके साथ वे अपनी समस्याएं खुलकर साझा कर सकें। सर्वे में पाया गया कि दोस्ती की मंदी, फ्रेंडशिप रिसेशन भविष्य में एक गंभीर संकट बन सकता है, क्योंकि अकेलेपन स्वास्थ्य के लिए उतना ही बुरा है जितना कि एक दिन में 15 सिगरेट पीना है। सोच से यह भी पता चला है कि अपने दोस्तों के साथ बिताए जाने वाले समय में हर साल तेजी से कमी आ रही है। इस रुझान के अनुसार भविष्य में भी इस मोर्चे पर सुधार के कोई आसार नहीं दिखते। अब आप देखिए, आपके अंदर कोई बातें चल रही हैं, आप किसी से कहना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं बोल पाते हैं, आपको लगता है वो किसी और से बोल देगा। तो आप अपने मन की बात कहने के लिए कोई आपके पास ऐसा इंसान होना चाहिए। और मैं कहता हूँ इस तरह का इंसान जिसके पास होता है ना, वो एंजाइटी, अवसाद, अकेलापन, इस तरह की आप देखते हैं कि बीमारियां कह लीजिए, जो भी कहना हो, नहीं जूझता है वो। मित्रता का कोई नियम नहीं होता है, मित्र बिना जीवन नहीं होता है। यदि हमारे पास एक भी सच्चा मित्र है तो वह हमें अन्य रिश्तों की कमी का आभास नहीं होने देता है। वह आवश्यकता पड़ने पर माता पिता भाई बहन दोस्त तो ही है ही, सच्चा मित्र गुरु के समान सच्चा मार्गदर्शक भी होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सच्चे मित्रता में बहुत तेजी से गिरावट आई है। सर्वे के मुताबिक लगभग 40% लोगों ने कहा है कि उनका एक भी घनिष्ठ मित्र नहीं है। साल 1990 के समय यह आंकड़ा 3% था। इसमें कोई संदेह नहीं कि मित्रता एक ऐसा नायाब संबंध है जो किसी भी व्यक्ति की खुशियों को बढ़ाने और दुख को कम करने में मददगार साबित होता है। जीवन में सच्चा दोस्त अच्छी सेहत के समान होता है। रहीम के अनुसार सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति आने पर बिना देर किए मदद का हाथ बढ़ाता है। दुख के समय आप देखते हैं कि दुख के समय ही दोस्ती का असली सार सामने आता है। किसी भी रिश्ते का समझ तभी आता है जब आपको जरूरत है और वो सामने नहीं आ रहा है। सच्चा मित्र वही है जिसे पता है हो कि कब समझना है और कब समझाना है। अगर पुस्तक ज्ञान की कुंजी है तो मित्र पूरा पुस्तकालय है। इस पृथ्वी पर आते ही कुछ रिश्ते जन्म से मिलते हैं, जैसे माता पिता भाई बहन आदि। दोस्ती उन कुछ रिश्तों में से एक है जिन्हें हम चुनते हैं। मित्र तो कई बनते हैं, पर सच्ची मित्रता
को ही प्राप्त होती है। दोस्ती में हमारे संस्कारों की अहम भूमिका होती है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्पण उसके द्वारा बनाए गए मित्र होते हैं। एक सच्चा दोस्त खोजने का तरीका यह भी है कि हम खुद किसी के सच्चे दोस्त बन जाएं। आज लोग भीड़ में अकेले घूम रहे हैं और उनके पास 4 सच्चे दोस्त भी नहीं है। इसका मुख्य कारण लोग स्वयं हैं। वास्तविक जिंदगी में जो अपनत्व और विश्वास की नींव बनती है वह अटूट होती है, लेकिन आज इंटरनेट मीडिया एवं आभासी दुनिया के रिश्तों में हम सभी चैटिंग, फोटो शेयरिंग और कमेंट्स में सुकून खोज रहे हैं। अब रिश्ते लाइक्स और कमेंट पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। मजबूत रिश्ते और दोस्ती तब बनते हैं जब हम सुख दुख का साथी बनते हैं, लेकिन हम तो अधिक से अधिक फॉलोअर्स और लाइक्स को ही की ही होड़ में लगे हुए। हमें इतने आत्म केंद्रित हो गए हैं कि अपने बच्चों को भी दोस्ती में कोई फायदा ढूंढने के संस्कार देने लगते हैं। वास्तव में मजबूत रिश्ता निस्वार्थ त्याग और समय मांगता है। जब हम रिश्तों को मान लेते हैं तो बदले में हमें वहां से भी मान मिलता है। कई अवसरों पर यह देखा गया है कि जब किसी के सामने कोई महत्वपूर्ण कार्य आता है तो लोग अक्सर उसकी सहायता करने से बचने के लिए बहाने बनाने का सहारा लेते हैं। सोचते हैं कि इससे दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पर वही बहाने आगे हमसे रूबरू होते हैं। हमने वेडिंग प्लानर या इवेंट प्लानर तो सुने थे, लेकिन अब डिजाइन थिंकिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के दौर में फ्यूनरल प्लानिंग, अंतिम संस्कार कंपनियां आ गई हैं। और लॉकडाउन के समय सेवा भाव से आए ये विचार अब बाजारवाद के युग में पक्के बिजनेस स्टार्टअप बनते जा रहे हैं। और आप देखते हैं कि और यह फ्यूनरल प्लानिंग स्टार्टअप कंपनियां शमशान की बुकिंग, पंडित की व्यवस्था, सबको शमशान तक ले जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था भी मुहैया कराती हैं। ये कंपनियां अतिरिक्त आप देखते हैं चार्ज पर अंतिम यात्रा का लाइव प्रसारण भी उपलब्ध करवा देती हैं। ये स्टार्टअप कंपनियां भी जानती हैं कि एकल एवं आत्मकेंद्रित हो चुके समाज में रिश्ते निभाने का समय किसी के पास नहीं है। कई बार आप देखते हैं कि ना तो बेटे के पास ना ही भाई के पास। वास्तव में यह मामला संवेदना और व्यक्तित्व का भी है। और आप देखिए, जीवन का अंतिम सत्य यह है कि जो आया वह जाएगा जरूर। अहमद फराज ने लिखा है कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, तुम बहुत देर से मिला है मुझे। हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। कुल मिलाकर दोस्ती और रिश्तों को मजबूत बनाकर रखें, जिससे जिंदगी का आखिरी रास्ता भी अपनों के साथ हो और ना कि किराए के लोगों के साथ हो। यह समय की मांग है कि आवासी दुनिया से बाहर निकलकर रिश्तों को समय दिया जाए, क्योंकि बहुत खामोश रिश्ते ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। यह समझा जाना चाहिए कि इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर किसी के कितने भी फॉलोवर हैं, वे कठिन समय में मुश्किल से ही काम आते हैं। वे इंटरनेट मीडिया पर संवेदनाओं के 2 शब्द लिखकर कर्तव्य की इतिश्री कर देते हैं। लेखक जेएनयू के अटल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर, इनका नाम है डॉक्टर ब्रजेश कुमार तिवारी, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया। और ये सब आप लोग भी अनुभव करते होंगे अपने आसपास, कोई नई बात नहीं है ये, ठीक है। कुसंग से मुक्ति, मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रयत्न करता रहता है, लेकिन इन प्रयत्नों में सभी लोग सफल नहीं हो पाते हैं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, ये भी देख लिया करिएगा। ये आप देखिए, बैंकों की जो साइबर सुरक्षा की बात हो रही है, क्योंकि काफ़ी अनदेखे भी बैंकें कर रही हैं, उसका भुगतान भी करना पड़ रहा है। जांच रिपोर्ट में उम्मीद, सिडकुल घोटाले की जांच रिपोर्ट में शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। उत्तराखंड में चर्चित सिडकुल घोटाले की जांच एसआईटी ने पूरी कर ली है। इस जांच में आप देखते हैं 5 वर्ष लग गए हैं। वर्ष 2012 से 2017 के बीच विभिन्न जिलों में सिडकुल के माध्यम से निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई थी। इससे पहले सरकार की ओर से कराए गए स्पेशल ऑडिट में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की नियमों को ताक पर ठेके देने और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर अंगुली उठाई गई थी। सरकार ने 2018 में एसआईटी का गठन कर उसे सिडकुल घोटाले की जांच सौंपी थी। शुरुआत में जांच दी भी थी, उसी पर बातें हो रही हैं। वर्चुअल विश्व में चर्चित होने की सनक, अतरंगी कपड़ों और अजब गजब हाव भाव के लिए चर्चा में रहने वाली उर्फी जावेद ने बीते दिनों युवाओं की बदलती मानसिकता के कटु सच से परिचित कराया। आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहने वाले इस युवा चेहरे ने इंटरनेट मीडिया मंचों पर चर्चित होने के लिए कुछ भी कर गुजरने के अतिवादी बर्ताव को सामने ला दिया है। उर्फी जावेद की यह हरकत युवाओं में अपनी तस्वीर और वीडियो प्रचारित करने की बढ़ती सनक का उदाहरण बनकर सामने आई है। और देखिए, उर्फी जावेद की बात नहीं है, कई आप लोग मीडिया पर देखिए कि किसी भी हद तक लोग जा रहे हैं अपने आप को चर्चा में लाने के लिए, ट्रेंडिंग में लाने के लिए, फॉलोवर बढ़ाने के लिए, जो भी कह लीजिए। और इस बार जब उर्फी ने खुद के गिरफ्तार किए जाने का एक फेक वीडियो बनाया तो इसके लेकर आभासी संसार में खूब चर्चा हुई। इंटरनेट मीडिया पर गिरफ्तारी कर यह वीडियो वायरल होने लग के बाद कई सवाल भी उठे और पुलिस महकमे पर उपहास भी उड़ाया गया। मुंबई पुलिस ने इस कृत्य को गंभीरता से लेते हुए उर्फी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मुंबई पुलिस ने इस वीडियो को लोक सेवा से जुड़ी उनकी भूमिका
के मान को चोट पहुंचाने की कोशिश बताया। ऐसे में उर्फी जावेद पर जालसाजी और मानहानि एवं कॉमन इंटेंशन मामले दर्ज किए गए। इस मामले में भी उर्फी समेत 4 अन्य लोगों पर यह मामला दर्ज किया गया और पुलिस विभाग को लेकर दुष्प्रचार करने की कोशिश उर्फी और उनके साथियों के विरुद्ध दर्ज किया गया। यह मामला वर्चुअल दुनिया में चर्चा के लिए हर जुगत लगाने की सनक का एक उदाहरण है। चिंतनीय है कि वर्चुअल दुनिया में पहचाने जाने के लिए युवा चेहरे कुछ भी गुजरने को तैयार हैं। रील्स बनाते हुए, जान जोखिम डालने की बात हो या अवध भाषा बोलते हुए उलझ उल जुलूल कंटेंट बनाकर शेयर करना हो, इस सनक में सारी सीमाएं पार कर दी है। और वैसे तो हर आयु वर्ग के महिला पुरुष ही इस फेरे में फंसे हैं, पर युवा चेहरे तो जानलेवा गतिविधियां करते हुए वीडियो बना रहे हैं। विडंबना यह भी है कि ऐसे अजीब गरीब कंटेंट की प्रामाणिकता को लेकर संदेह होने के बावजूद शेयर कर आगे बढ़ाने वाले यूजर्स की तादाद भी कम नहीं है। केवल चर्चित और बहुत प्रसारित होने के लिए तैयार की गई ऐसी सामग्री कई बार जीवन से जुड़े जरूरी मुद्दों को भी मजाक बनाकर रख देती है। और आज हमारे समाज में लड़कियों का पहनावा आज भी छेड़छाड़ी से लेकर असहजता का एक बड़ा कारण बना हुआ है। ऐसे में इस वीडियो का कंटेंट एक जरूरी विषय का उपहास उड़ाता है। वहीं पुलिसकर्मियों के मान को तो ठेस पहुंचाने वाला है और पीड़ादायी यह भी है कि सारा खेल केवल स्वयं की सुर्खियों में बनाए रखने के लिए खेला गया। लिहाजा यह आप देखते हैं कि आवश्यक है देश का भविष्य कहे जाने वाले युवा चर्चित होने की सनक के से बच्चे हैं। और युवा आप देखिए मुजरा कर रहा है, डांस कर रहा है, उन्हें उससे फायदा भी हो रहा है। ये भी बात है। ये भारत वो कहता है, कोई कह नहीं रहा था कि ये लिखेंगे भारत को दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश बनाएंगे, यही कर करके। चलिए, ये कॉलम रहते हैं, टिप्पणियां रहती हैं, ये भी देख लिया करिएगा। परिवहन तंत्र का वायु गुणवत्ता पर दुष्प्रभाव। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा निरंतर दम घुट्टू होती जा रही है। यहाँ के निवासियों, अर्थतंत्र एवं पर्यावरण की दृष्टि से यह एक गंभीर चुनौती है। प्रदूषण स्मॉग के कारण यहाँ हवाई उड़ानों को भी डाइवर्ट करना पड़ा। यहाँ तक कि शिक्षण संस्थानों के शीतकालीन अवकाश को नवंबर में ही समायोजित कर दिया गया ताकि कुछ हद तक बच्चों को प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बढ़ाया जा सके। ऐसे में वायु प्रदूषण के कारणों की समग्र पड़ताल करनी होगी ताकि उनका समुचित रूप से आप देखते हैं कि एक तरह से क्या करें, समाधान किया जा सके। इसमें आप देखिए बहुत सारे जिम्मेदार हैं। परिवहन तंत्र, प्रदूषण, इसमें आप देखेंगे सघन बसावट, अन्य कारकों का असर भी इसमें देखने को मिला है। शेर के साथ चूहे का नया एडवेंचर, खरी का ये तंज कसा जाता है। स्वामी के बयान, सापा की मजबूरी। ये स्वामी प्रसाद मौर्य है, उत्तर प्रदेश में नेता है समाजवादी पार्टी के। ये अपना बयानबाजी करते रहते हैं। मुद्दे के अंडर करंट में अटका दलों का गढ़ थे छत्तीसगढ़ में। निवेश का मौका, इस सप्ताह खोलेंगे 5 आईपीओ। आरंभिक सार्वजनिक निगम के जरिए कुल 7300 यानी कि 7300 करोड़ रुपए की राशि जुटाएगी 5 कंपनियां। कई कंपनियों को भी आईपीओ लाने यानी कि आरंभिक सार्वजनिक निगम की बात हो रही है। और 31 आईपीओ आ चुके हैं चालू वित्त वर्ष में अप्रैल सितंबर के दौरान। और 26,300 करोड़ की राशि जुटाई कंपनियों ने आईपीओ के से पहली छमाही में। सितंबर तिमाही में नए फंड ऑफर से 22,000 करोड़ रुपए जुटाए। ये 48 नई योजनाएं लॉन्च की गई जुलाई सितंबर 2023 के दौरान। 5,539 करोड़ रुपए मिला है अप्रैल जून 2023 तिमाही में। फिजिक्स वाला से हो सकती है 126 कर्मचारियों की छटनी। ये आप देखते हैं काफ़ी चर्चा में रहता है। कम सैम ऑल्टमैन को वापस लाना चाहती है ओपन एआई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में महिला उद्यमियों की प्राथमिकता, वित्त मंत्री साहब कह रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में सब बातें नॉर्मल कही गई, लेकिन आप देखते हैं बैंक के चक्कर बहुत लगाने पड़ते हैं लोगों को। अभी कल ही परसों कोई बता रहा था, मैंने आप लोगों को इस योजना के बारे में बताया था ना कि 50,000 तक मिलता है, फिर 50 से 5 लाख, 5 से 1 लाख तक मिलता है, 10 लाख तक मिलता है। तो उसमें लेकिन बैंक बहुत चक्कर लगवाते हैं, फिर भी नहीं देते हैं। भारत की विकास गाथा में शामिल होने के लिए लौट रहे उद्यमी। रुपये को अभी हार्ड करेंसी बनाने की दिशा में कदम ना उठाए भारत। क्या होती है हार्ड करेंसी? जिस मुद्रा का विदेशी व्यापार के लिए विनिमय आसान हो और जिसके गिरने की आशंका बहुत कम हो, उसे हार्ड करेंसी कहा जाता है। अमेरिकी डॉलर सबसे प्रमुख हार्ड करेंसी, इसे अक्सर दुनिया की प्राथमिक आरक्षित मुद्रा भी माना जाता है। इसका उपयोग अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में होता है। अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए दुनिया भर में हार्ड करेंसी को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और उन्हें आप देखते इन्हें मूल्य का एक विश्वसनीय और स्थिर भंडार भी माना जाता है। आर्थिकी के $4 ट्रिलियन होने की चर्चा भी हो रही है खूब। ये टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन चंद्रशेखरन को मानद उपाधि। प्रयागराज के 250 विशेषज्ञ कारीगर सामग्री में बना रहे टेंट सिटी। बौद्ध भिक्षुओं के सम्मान का समारोह बिहार के बौद्ध गया में। दूसरी बार धरती की परिक्रमा के बराबर पैदल चले भारतवंशी विनोद।
पंजाब में जन्मे, करीब 50 वर्षों में आयरलैंड में रहने वाले 73 वर्षीय विनोद बजाज दूसरी बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। इस बार भी पृथ्वी की परिधि 40,075 किलोमीटर के बराबर पैदल चलने के बाद उन्होंने अकेले सर्वाधिक दूरी करने के लिए सप्ताह आवेदन सौंपा है। ये रूस का कीव पर 48 घंटों में दूसरा बड़ा हमला। ये आप देख रहे हैं यूक्रेन रूस में भी युद्ध हो रहा है। ये यूक्रेन है, ये रूस आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा प्यारा भारत, ये रूस, यूक्रेन। फलस्तीनियों के लिए भारत ने भेजी मानवीय मदद की दूसरी खेप। मालदीव ने कहा भारत संग 100 से ज्यादा समझौते की समीक्षा कर रहे हैं। कहा देश में मौजूद 77 भारतीय सैन्यकर्मी हैं, एक दिन पहले किया वापस बुलाने का आगा। और आपको बता दूं कि देखिए क्या हुआ ना कि मालदीव में सरकार बदल चुकी है, राष्ट्रपति बदल चुके हैं। और आप देखते हैं कि ये जो राष्ट्रपति बने हैं, कहते हैं कि भारत विरोधी माना जाता है, चाइना का करीबी माना जाता है ना। नेपोलियन बोनापार्ट का हैट 17.56 करोड़ रुपए में हुआ नीलाम। भारत आ रहे जहाज पर आप देखें दोस्ती मजबूत मेडागास्कर की यात्रा पर आईएनएस शारदा। नवाज शरीफ को पीएम बनाने के लिए पीएमएल-एन का प्लान भी तैयार है। अब आप देखिए इनकी सरकार है तो इनके अच्छे दिन आ चुके हैं। पाकिस्तान में रक्षा सचिव को फटकार लगाने वाले न्यायाधीश पद से हटाए गए। अब आप सोचिए, प्रदूषण प्लास्टिक प्रदूषण कम करने पर समझौता अभी दूर है, वैश्विक संधि हो रही है, बातचीत में आए 500 से अधिक प्रस्ताव। प्लास्टिक इंडस्ट्री और तेल उत्पादक समझौते का कर रहे हैं विरोध। ये आपका खेल का क्षेत्र रहा, ये भी देख लिया करिएगा। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सफारी की टिकट बुकिंग में कालाबाजारी देख लीजिए। इसमें भी यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। ये अर्जेंटीना में मिले पैरों वाले सांप नजास रियोन ग्रीना के जीवाश्म। 2019 में आज ही अर्जेंटीना में पैरों वाले सांप के जीवाश्म मिले। इनमें खोपड़ी और शरीर के आंशिक कंकाल शामिल हैं। 7 करोड़ वर्ष पहले पाए जाने वाले सांप की इस प्रजाति का नाम नजास रियोन ग्रीना रखा गया है। जीवाश्म से सांपों की उत्पत्ति से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च किया है। 1998 में आज ही के दिन रूस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल जरया को प्रोटॉन रॉकेट से लॉन्च किया। इसने सोयूज और प्रोग्रेस अंतरिक्ष वाहनों के लिए ईंधन भंडारण, बैटरी पावर और हार्ड डॉकिंग क्षमता की आपूर्ति की। इस अहम प्रोजेक्ट को 24 करोड़ डॉलर की लागत से बनाया गया। ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे मिल्खा सिंह। धावक मिल्खा सिंह का जन्म 1929 में आज ही के अविभाजित भारत के गोविंदपुरा अब पाकिस्तान में हुआ था। 1951 में भारतीय सेना से जुड़ गए। सैन्य प्रशिक्षण के दौरान अपने दौड़ने के लिए कौशल को निखारा। 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों में 440 मीटर प्रतियोगिता में 40.6 सेकंड के समय के साथ राष्ट्रमंडल खेलों में सोना जीतने वाले पहले भारतीय बने। 1960 में रोम ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। वह 400 मीटर दौड़ में चौथे स्थान पर रहकर 0.1 सेकंड से कांस्य पदक से चूक गए थे। ज़्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों के लिए दिल को भी नुकसान है और वयस्क होने पर बढ़ जाता है। आप देखते हैं कि स्ट्रोक का खतरा। लत छुड़ाने के लिए नहीं पड़ती है मनोचिकित्सक की सलाह। ये स्क्रीन टाइम में कमी लाकर इन खतरों से किया जा सकता है बचाव। आजकल आप देख रहे हैं कि सब ऑनलाइन हो रहा है, मोबाइल। ऐसा किया गया शोध है, आप देखेंगे शोध में 9 दशकों के बच्चों का डाटा लिया गया है। इसमें 1990 से 1991 में पैदा हुए 14,500 शिशुओं के वयस्क जीवन तक उनके स्वास्थ्य जीवन शैली पर नज़र रखी गई। इसमें बढ़ता है दिल का वजन, जरूरी जीवन शैली में भी सुधार करने की बात हो रही है। डिजिटल आर्ट की प्रदर्शनी। जापान की राजधानी टोक्यो में अजाबुदाई हिल्स कॉम्प्लेक्स में वार्डरलेस संग्रहालय में डिजिटल आर्ट प्रदर्शनी के दौरान टीम लैब डिजिटल आर्ट ग्रुप की स्थापना कला। टीम लैब इंटरकनेक्टेड रियलिटी तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिसमें वास्तविक भौतिक स्थान उनके व्यक्तिगत डिजिटल उपकरणों के साथ इंटरैक्ट किया जाता है।
ब्लाडर ब्लाडर कितना भरा हुआ है, ये हम आपने के लिए अल्ट्रासाउंड पैच किया विकसित है। दीनदयाल गौ अनुसंधान केंद्र में आप देखते हैं कि बनेगी कैंसर की दवा। निकारागुआ की सेनेस पलासियोस बनी मिस यूनिवर्स, भारत की श्वेता शारदा स्वरूप सी20 प्रतियोगिता में शामिल रही। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में निकारागुआ की पहली जीत है, ये नाम याद रख सकते हैं। और आप देखते हैं कि पलासियोस को अमेरिका की आर बोनी ग्रेवियल ने ताज पहनाया। उन्होंने 2022 के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। पानी के अंदर जादुई करतब दिखाने वाला रिकॉर्ड अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी। ये मूवियाँ देख लिए, फिल्मी दुनिया से जुड़ी खबरें रहती हैं, देख लिया करिए। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो ज़रूर बताइए आप लोग, ठीक है।